हेलो एवरीवन, दिव्यांश हियर फ्रॉम रेजोनेंस। और क्रॉप प्रोडक्शन या फिर हम कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज जो चैप्टर है वो हमारा चल रहा था। 5 पार्ट्स हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं एंड मोस्टली हम क्रॉप प्रोडक्शन वाला पार्ट तो बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, दैट इज जेनेटिक मैनिपुलेशन, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड लास्टली क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ये सब हमने कंप्लीट कर लिया था। नाउ फ्रॉम दिस पार्ट ऑनवर्ड्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट एनिमल्स। भाई देखो, एग्रीकल्चर में हम एनिमल्स को भी पाल रहे थे ताकि उनके प्रोडक्ट्स से हमें क्या मिल सके, पैसे मिल सके, या फिर उनके प्रोडक्ट्स को हम बेचकर लोगों की डिमांड को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट एनिमल हस्बेंड्री कि एनिमल को पालने में क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, और साथ के साथ एनिमल हस्बेंड्री में ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, ऐसी कौन कौन सी ब्रीड्स हैं जो हम पालते हैं, कौन कौन से एनिमल्स को हम पालते हैं, उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, यही सब हमें इस लेक्चर में देखना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहला ही जो मैंने बताया टॉपिक है एनिमल हस्बेंड्री। तो इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम देखें, साइंस विच डील्स विद, मतलब ये एग्रीकल्चर की या साइंस की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ फार्म एनिमल्स। एनिमल्स के मैनेजमेंट से ये ब्रांच डील करती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एनिमल्स की फीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, वीडिंग करते हैं एंड साथ के साथ हीडिंग करते हैं। बहुत सारे सिमिलर टर्म्स हो गए, फीडिंग, ब्रीडिंग, वीडिंग एंड हीडिंग। देखो सीधी सीधी मतलब समझते हैं। सबसे पहला टर्म हमारे पास क्या है, फर्स्ट है हमारे पास फीडिंग। फीडिंग का मतलब उन्हें खाना खिलाना, उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। देखो अगर आप किसी एनिमल को पालते हो तो आपको उसे खाना खिलाना पड़ेगा, आपको उसे फीड करना पड़ेगा। तो प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड उन्हें फीड करना ताकि वो क्या करें, अच्छे से ग्रो कर सके। अच्छे से ग्रो करेंगे तो हाई अमाउंट में, हाई यील्ड में क्या मिलेंगे हमें, उनके प्रोडक्ट मिलेंगे। तो फर्स्ट फीडिंग डील्स विद द फीडिंग ऑफ एनिमल्स टू फीड एनिमल्स। उसके बाद बारी आती है हमारी ब्रीडिंग की। देखो जैसे हमने क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम क्या करा था, हाइब्रिडाइजेशन करा था। हाइब्रिडाइजेशन क्यों करा था हमने, ताकि जो क्रॉप्स है उन्हें हमें उन क्रॉप्स में हमें क्या मिले, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिले। तो जो ये ब्रीडिंग है ना, ये भी इसी चीज से डील करता है। क्या करवाते हैं हम, एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हैं, एक्सोटिक ब्रीड्स और इंडिजीनियस ब्रीड्स की ब्रीडिंग करवाते हैं, ताकि हमें एक ऐसी ब्रीड मिले या एक ऐसी वेराइटी मिले जिसमें हमारे क्या हो, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। जैसे कि हाई यील्डिंग वेराइटी हो, ज्यादा अमाउंट में मिल्क प्रोड्यूस करे, है ना, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को सर्वाइव कर जाए। तो दैट साइंस डील्स विद ब्रीडिंग। इसलिए हम एनिमल्स की क्या करवाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, ताकि और सुपीरियर वेराइटी हमें मिले। फिर वीडिंग, जिन एनिमल्स का कोई भी इकोनॉमिक पर्पस नहीं है, इकोनॉमिकली जो आपको कुछ भी तरीके का फायदा नहीं दे रहा, उन एनिमल्स को आप एलिमिनेट करो, उन एनिमल्स को आप हटा दो। दैट डील्स विद वीडिंग। ठीक है, क्योंकि हमने क्या देखा था, वीड रिमूवल देखा था, या फिर हमने वीड कंट्रोल देखा था, या वीड्स देखे थे। तो हमने क्या देखा था, अनवांटेड प्लांट्स। तो दैट इज सिमिलर टू वीडिंग, अनवांटेड एनिमल्स जिनका हमें कोई भी इकोनॉमिकल पर्पस नहीं दिखता। फिर लास्टली हीडिंग, एनिमल्स अगर आप पालते हो तो डिजीज हो जाती है, उन्हें बीमार भी होते हैं। ठीक है, तो वो बीमारियों से बचाने के लिए डिजीज कंट्रोल करते हैं हम, दैट डील्स विद हीडिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, डिजीज को कंट्रोल करते हैं, उन्हें प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं, प्रॉपर उनका वैक्सीनेशन करते हैं, साथ के साथ उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं ताकि उन्हें कोई भी डिजीज ना हो। तो दीज 4 थिंग्स, दैट इज फीडिंग, ब्रीडिंग, वीडिंग एंड हीडिंग, आर द 4 पिलर्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। इनसे ही एनिमल हस्बेंड्री हमारा चलता है। एंड फाइनली ये सारी चीजें, ये 4 चीजें हम कर क्यों रहे, ताकि एनिमल्स के हमें प्रोडक्ट्स मिले और उनसे हमें इकोनॉमिकल पर्पस फुलफिल हो जाए। इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अब देर आर 4 मेन प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व। तो वो 4 मेन प्रैक्टिसेस क्या है, यही चारों हैं। अब क्या देखना है हमें, वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, अलग अलग टाइप की एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल फार्मिंग कौन कौन सी होती है, कौन कौन से टाइप्स की एनिमल फार्मिंग होती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैटल फार्मिंग। नाउ व्हाट इज कैटल फार्मिंग, भेड़, बकरी, गाय, आप ये सब पालते हो, क्यों पालते हो, दूध के लिए। मिल्क प्रोड्यूसिंग जो भी एनिमल्स हैं, दैट कम्स अंडर कैटल फार्मिंग, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स और मिल्क एनिमल्स। ठीक है, कैटल फार्मिंग हमने कर ली। भाई देखो, फीमेल से तो हमें मिल्क मिल गया, मेल क्या करते हैं, लेबर में काम आते हैं, जैसे कि बैल, बुलक कार्ट्स में काम आता है ना। तो दैट कम्स अंडर कैटल फार्मिंग। उसके बाद पोल्ट्री फार्मिंग कर ली हमने। अब पोल्ट्री फार्मिंग में क्या आता है, एग यील्डिंग एनिमल्स।
भाई एग कौन देता है? बर्ड्स देती हैं। तो इस तरीके की बर्ड्स जिनके एग्स को हम खाते हैं या फिर इनके जिनके एग्स को हम बेचते हैं, वो सारी बर्ड्स किस में आ जाती है? पोल्ट्री फार्मिंग में। अब जरूरी नहीं है मुर्गी के अंडे ही हो, गूज के भी हो सकते हैं, बतख के यानी डक के भी अंडे हो सकते हैं। तो दैट ऑल कम्स अंडर पोल्ट्री फार्मिंग। नाउ फिश फार्मिंग क्या होती है? मछलियों को पालना। क्यों? मछलियों को तो उनके लिए मीट के लिए ही पालेंगे, तो दैट कम्स अंडर फिश फार्मिंग। पिसिकल्चर भी बोलते हैं मीट प्रोवाइडिंग फिशेस। नाउ लास्टली बी कीपिंग, मधुमक्खियों को पालना। क्यों? शहद के लिए, हनी के लिए। दैट कम्स अंडर बी कीपिंग, आल्सो कॉल्ड एपीकल्चर। और डिटेल में हम आगे देखेंगे इन्हें। अब सबसे पहली जो चीज हमें डिस्कस करनी है दैट इज कॉल्ड कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फार्मिंग ऑफ कैटल्स फॉर मिल्क एंड लेबर इज कॉल्ड कैटल फार्मिंग। जब हम कैटल्स को पालते हैं, गाय, भेड़, बकरी, इन सब तरीके के एनिमल्स को जब हम पालते हैं, इनकी क्या करते हैं हम? वही ब्रीडिंग, फीडिंग, हीडिंग एंड वीडिंग करते हैं। तो वही क्या है? कैटल फार्मिंग है। अब कैटल फार्मिंग में कैटल्स के अगर हम एग्जांपल लें तो काउज हो गई, बफेलोज हो गई, गोट्स हो गए, कैमल्स हो गए। इन सब से हमें मिल्क भी मिलता है। साथ के साथ जो इनके मेल्स होते हैं वो लेबर में काम आते हैं, यानी मेहनत मजदूरी वाले काम में। बैलगाड़ी को खींचना, खेत में हल को खींचना, इन सब में कौन काम आते हैं? ये एनिमल्स काम आते हैं। ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। अब तो खैर मॉडर्न एज आ गया तो गाड़ियां हैं, सबके पास ट्रक है, ट्रैक्टर से, बट पहले तो यही काम में आते थे। ना ब्रीड्स ऑफ काउ। अब हमें काउ की ब्रीड्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हमें काउ के बारे में ही पढ़ना है, क्योंकि काउ एक ऐसा मोस्ट कॉमन एनिमल है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिनसे हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। साथ के साथ जो मेल्स होते हैं यानी कि जो बैल होते हैं वो लेबर में काम आते हैं। तो काउ की ब्रीड्स के बारे में पढ़ते हैं। काउज आर गुड सोर्स ऑफ मिल्क फॉर फूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड बुलक्स हेल्प्स इन फार्मिंग एंड transport purpose. Based upon the milk producing and other utility, various breeds of cows are categorized in 3 types. देखो क्या दे रखा है? काउज एक बहुत ही अच्छा सोर्स है किसका? मिल्क का, जो कि ह्यूमंस का एक क्या है? फूड है। ठीक है। साथ के साथ काउ के जो बुलक्स होते हैं यानी कि जो मेल्स होते हैं वो लेबर में काम आते हैं, हल को खींचने में काम आते हैं, बैलगाड़ी में काम आते हैं, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट में काम आते हैं। तो दैट्स वाई काउ की हमारे पास इंपॉर्टेंस है। वैसे तो इंडिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है काउ की, बट हमें बेसिकली यही डिस्कस करना है अभी। अब ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेरियस पर्पस, मिल्क यील्डिंग के पर्पस से या फिर लेबर वर्क के पर्पस से, हमने काउस को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले मिल्च और डेयरी ब्रीड्स। मिल्च यानी मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स होती है जो हमें मिल्क देती है। तो सबसे पहली ब्रीड्स क्या है जो हमें मिल्क देंगी? तो फर्स्ट, मिल्च और डेयरी ब्रीड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। जो मिल्क ब्रीड्स होती हैं, जो गाय हमें दूध देती है, वो भी हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखी है। फर्स्ट इज इंडिजिनस ब्रीड्स, सेकंड इज एक्सोटिक ब्रीड्स एंड द थर्ड वन इज क्रॉस ब्रीड्स। इंडिजिनस ब्रीड्स वो होती हैं जो इंडियन ब्रीड्स हैं, एक्सोटिक ब्रीड्स यानी कि फॉरेन ब्रीड्स, एंड लास्टली क्रॉस ब्रीड्स यानी इंडिजिनस एंड फॉरेन ब्रीड्स का जो क्रॉस करवाया गया है, दैट आर कॉल्ड क्रॉस ब्रीड्स। सबसे पहले इंडिजिनस ब्रीड्स की बात कर लेते हैं। 3 इंडिजिनस ब्रीड्स दे रखी है हमें, इंडियन ब्रीड्स, रेड सिंधी, साहिवाल एंड गिर। ये इंडियन वेराइटीज हैं काउस की। उसके बाद हमारे पास आती है एक्सोटिक ब्रीड्स। एक्सोटिक ब्रीड्स क्या, जो कि क्या है? फॉरेन वेराइटीज हैं। ठीक है। These are the foreign breeds of cows which have been introduced in our country. The selected breeds of cows that have been successfully used for cross breeding in our country are, देखो एक्सोटिक ब्रीड्स हैं ये काउस की। अब हुआ क्या कि इंडियन जो ब्रीड्स थी ना, वो ब्रीड्स सस्टेनेबल तो थी बट हाई यील्डिंग नहीं थी, ज्यादा अमाउंट में मिल्क नहीं दे रही थी। तो हमने क्या कराया? एक्सोटिक ब्रीड्स को इंट्रोड्यूस कराया। एक्सोटिक ब्रीड्स क्या कराया? एक्सोटिक ब्रीड्स को लाए हम इंडिया में और उन्हें क्या कराया? हमारे इंडियन ब्रीड्स के साथ हमने क्रॉस करवाया, ताकि हमें डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाए, एक ऐसी वेराइटी मिले जिसमें क्या हो? हाई यील्डिंग मिल्क भी मिले, साथ के साथ वो इंडियन एनवायरनमेंट को सर्वाइव भी कर पाए। तो हमने क्या करा? कुछ एक्सोटिक ब्रीड्स हम इंडिया लाए और इन ब्रीड्स का हमने क्रॉस करवाया। तो वो कौन सी एक्सोटिक ब्रीड्स थी जो सक्सेसफुली इंडिया में लाई और सर्वाइव करी, जिनसे हमने क्रॉस करवाया? तो सबसे पहले जर्सी गाय। भाई जर्सी गाय का नाम हम सब सुनते हैं, ठीक है, फ्रॉम इंग्लैंड, यानी जर्सी काउ। फिर हॉल्स्टीन फ्राइजन, ठीक है, हॉल्स्टीन फ्राइजन भी एक तरीके की काउ है जो कि कहाँ मिली हमें? हॉलैंड से लाए। फिर उसके बाद ब्राउन स्विज, अ डुअल पर्पस ब्रीड ऑफ काउ फ्रॉम स्विट्जरलैंड। ब्राउन स्विज, नाम में स्विज आ रहा है तो ये ब्रीड कहाँ से आई? स्विट्जरलैंड से आई। तो ये हमारी इंडिजिनस ब्रीड्स हो गई थी, ये हमारी एक्सोटिक ब्रीड्स हो गई थी। दोनों में क्रॉस करवाया हमने तो हमारे पास क्या आ गई?
क्रॉस ब्रीड्स आ गई या इम्प्रूव्ड ब्रीड्स आ गई। क्रॉस ब्रीड्स, इम्प्रूव ब्रीड्स मैंने बताया, मतलब भाई एक ब्रीड है इंडिया में, इंडियन एनवायरनमेंट को सरवाइव कर पा रही है, एग्जाम्पल के तौर पर समझना, इंडियन एनवायरनमेंट को सरवाइव कर पा रही है बट मिल्क ज्यादा अमाउंट में नहीं दे रही। एक ब्रीड है उधर फॉरेन में, उसे हम इंडिया तो ले आए, दूध तो ज्यादा दे रही थी पर इंडियन एनवायरनमेंट को सरवाइव भी नहीं कर पा रही थी, तो उसका यील्डिंग भी क्या हो गई, मिल्क की कम हो गई। तो हमने क्या करा, एक्सोटिक ब्रीड ली यानी फॉरेन ब्रीड ली और इंडियन ब्रीड ली, दोनों के बीच में क्रॉस करवा दिया। क्रॉस से जो हमें एक नई वैरायटी की काऊ मिली वो क्या है, वो इंडियन एनवायरनमेंट को सर्वाइव भी कर पा रही है, सस्टेनेबल भी है, साथ के साथ साथ वो हाई यील्ड में भी मिल्क दे रही है, तो वही क्या है फिर, क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस और improved breeds of dairy cows have been developed in India at National Dairy Research Institute NDRI, कर्नल हरियाणा। भाई करनाल या फिर कर्नल हरियाणा में एक जगह है जहां पर एक सेंटर लोकेटेड है, दैट इज कॉल्ड नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां पर क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं जहां पर इंडियन ब्रीड एक्सोटिक ब्रीड्स के बीच में क्रॉस करवाया जाता है और नई नई वेराइटीज को डेवलप करा जाता है फॉर द डेयरी पर्पस। अब क्रॉस ब्रीड्स की बात करें अपनी कंट्री में कौन कौन सी है, करन स्विस काऊ है जो कि किसके बीच में, ब्राउन स्विस और साहिवाल के बीच में क्रॉस करवाया गया, तो हमें क्या मिली, करन स्विस काऊ मिली। फिर करन फ्राइज काऊ मिली हमें, जो क्या है, हॉल्स्टीन फ्रीजन के बीच, हॉल्स्टीन फ्रीजन से हमने क्रॉस करवाया किसका, थारपरकर का क्रॉस करवाया, ये भी एक वैरायटी है काऊ की, ब्रीड है काऊ की। तो हमने इन दो काउस का जब क्रॉस करवाया तो हमें क्या मिली, करन फ्राइज मिली। द यील्ड ऑफ मिल्क from new cross breeds has increased 2 or 3 times more than our indigenous breeds। मैंने यही चीज बताई कि जो इंडिजिनियस ब्रीड्स का यील्ड कम था, जब हमने इंडिजिनियस ब्रीड्स और एक्सोटिक ब्रीड्स का क्रॉस करवाया तो एक ऐसी वैरायटी मिली जिसका मिल्क का यील्डिंग का या फिर मिल्क का प्रोडक्शन क्या हो गया, 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो वो क्या कर रहा था, फुलफिल कर रहा था डिमांड्स को। अब क्या है, ड्रॉट ब्रीड्स क्या है, कैटल ऑफ दिस ब्रीड आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी, दे आर बीस्ट ऑफ बर्डन, that is they are used for drawing bullock carts, plowing land of crops, field, transporting materials from one place to another place. These cows of these breeds produce less milk. Some of the common examples of these breeds are Malvi, Nageri, Helikar and Kangayam। अब देखो सीधा सा मतलब है ड्रॉट ब्रीड्स क्या है, ये ड्रॉट ब्रीड्स एक ऐसी वैरायटी होती है जो हट्टी कट्टी होती है, स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी होती है, बट ये लेस मिल्क प्रोड्यूस करती है। तो अगर हट्टी कट्टी वेराइटीज है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इन्हें हम ऑब्वियसली लेबर वर्क के लिए यूज करेंगे। तो ड्रॉट ब्रीड्स वही ब्रीड्स होती है जिन्हें मोस्टली या सबसे ज्यादा लेबर वर्क के लिए यूज करा जाता है, जैसे कि बैलगाड़ी खींचना, बुलक कार्ट्स, साथ के साथ हल खींचना, खेतों में प्लोइंग करने के काम में आता है, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आता है। वही ब्रीड्स क्या होती है, ड्रॉट ब्रीड्स होती हैं। और ड्रॉट ब्रीड्स के एग्जांपल बताई दिए, मालवी, नागेरी, हेलिकर एंड कंगायम। ठीक है, अब नाउ डुअल पर्पस ब्रीड्स क्या होती है, डुअल पर्पस ब्रीड्स और जनरल यूटिलिटी ब्रीड्स। इन दिस ब्रीड्स द काउज आर गुड मिल्क यील्डर्स एंड बुलक्स आर गुड फॉर ड्रॉट वर्क। फॉर some of the breeds of this category are हरियाणा, थारपरकर, ओंगोले, कंकरेज। ठीक है, डुअल पर्पस ब्रीड्स वो है जो कि क्या, मिल्क भी हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करेगी, काउस तो क्या करेंगी, हाई यील्ड में मिल्क को प्रोड्यूस करेंगी, साथ के साथ जो उनके बुलक्स हैं जो कि मेल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टर्डी रहेंगे, तो वो फिर लेबर वर्क के काम में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल देख लिए, हरियाणा, थारपरकर, ओंगोलेन, कंकरेज एक्सेट्रा, यही कुछ एग्जांपल्स थे इसके। अब काउस की हमने बात कर ली, गाय का मामला यहाँ पर हमने समाप्त करा। चालू करते हैं भैंस के बारे में बात करना, दैट इज बफेलोज। ब्रीड्स ऑफ बफेलोज की अगर हम बात करें, बफेलोज आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क इन आवर कंट्री। दीज आर डोमेस्टिकेटेड इन ग्रेट नंबर। द इंपॉर्टेंट ब्रीड्स ऑफ बफेलोज विद हाई यील्ड ऑफ मिल्क आर, देखो बफेलोज जो भैंस होती है वो भी हमारी कंट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द मिल्क पर्पस। देखो भैंस का भी दूध हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा कंज्यूम करा जाता है, तो अपॉन दिस कंजप्शन कुछ ब्रीड्स हमें दे रखी है जिनका यील्ड सबसे ज्यादा हाई है मिल्क में। तो कौन कौन सी ब्रीड्स है, बफेलो की ब्रीड्स हैं ये मेहसाना, सूरती एंड मुरा। ये तीन ब्रीड्स हैं बफेलोज की, मेहसाना, सूरती, मुरा। आपको सिर्फ बफेलो की ब्रीड्स का नाम याद रखना है, इंडिजिनस ब्रीड्स ही हैं ये। ठीक है, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है व्हाइट रिवॉल्यूशन को लेके। वैसे तो मैं सारे रिवॉल्यूशन लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा इसमें, बट अभी हम देख लेते हैं एक बार।
Most notable effort of dairy development and milk production in India is being carried out by NDDB, National Dairy Development Board, is called Operation Flood to increase milk production. It has resulted in white production. देखो white revolution. NDDB जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट इंडिया था, वो क्या था भाई, देखो कभी हुई होगी हमारे मिल्क की डिमांड ज्यादा बढ़ गई होगी, तो क्या करा उन्होंने, एक ऑपरेशन चलाया, एक मिशन चलाया, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड. उस ऑपरेशन फ्लड में क्या करा इन्होंने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके, बहुत सारी ब्रीड्स लाकर इन्होंने मिल्क की ईल्ड को बढ़ाने की कोशिश करी. एंड फाइनली मिल्क की ईल्ड को जब उन्होंने बढ़ाने की कोशिश करी, मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करी, तो दैट रिजल्टेड इन व्हाइट रिवॉल्यूशन. तो मिल्क का प्रोडक्शन जिस में बढ़ गया था, हमने जब मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ा दिया था, तो दैट इज कॉल्ड व्हाइट रिवॉल्यूशन. डॉक्टर वर्गीजी ने ये करवाया था, अमूल के फाउंडर एंड ओनर भी हैं वो. तो ये जो जितने भी रिवॉल्यूशन है, भले वो व्हाइट है, ग्रीन है, सिल्वर रिवॉल्यूशन है, ब्लू रिवॉल्यूशन है, येलो रिवॉल्यूशन है, ये सारे रिवॉल्यूशंस में एक साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा. बस अभी इतना याद रखना कि मिल्क प्रोडक्शन जब इंक्रीज करा गया था बाय एनडीडीबी, तो उन्होंने ऑपरेशन फ्लड नाम से चलाया था, एंड लास्ट में से एक टर्म दे दी गई थी, ये रिजल्ट हुआ था किसमें, व्हाइट रिवॉल्यूशन में. व्हाइट रिवॉल्यूशन इज इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन. तो आज का जो लेक्चर है इसी के साथ खत्म होता है. नेक्स्ट में हम पोल्ट्री फार्मिंग डिस्कस करेंगे एंड पिसिकल्चर डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.